द वायर में आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में पिछले कई सालों से सुरजागढ़ खदान को लेकर आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, सुरजागढ़ खदान का विरोध कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लालसू नगोटी, जो कि गढ़चिरौली ज़िले के भामरागढ़ के रहने वाले हैं। वो खुद एक ट्राइबल हैं, माड़िया समुदाय से आते हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो वहाँ मुद्दा क्या है, लोग क्यों लड़ रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। सुरजागढ़ में जो गढ़चिरौली ज़िला में एटापल्ली तहसील में जो सुरजागढ़ की पहाड़ी है, वहाँ पे बहुत सालों से लोग मतलब ग्राम सभाओं के साथ ही वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसको विरोध इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी को साथियों को मालूम है कि आदिवासियों का पूरा जीवन जंगल पर निर्भर है। जंगल पर निर्भर है, इसीलिए वो जंगल को पूजते भी हैं। वो पहाड़ी को पूजते हैं, वो नदी को पूजते हैं, वो पानी को पूजते हैं और वो जंगल को अपना भगवान समझते हैं। तो इसलिए भी वो अपना जो जंगल है, जो पहाड़ी है, जो पूरा नष्ट हो जाएगा, वहाँ से नष्ट नाबूद हो जाएगा। इसलिए हमारे सामने से ये पूरा पहाड़ी नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। ये एक बात है। दूसरा ये है कि सुरजागढ़ पहाड़ी में सुरजागढ़ पट्टी के और पट्टी के आसपास के जितने भी छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के, तेलंगाना के बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग वहाँ पे जत्रा में आते हैं। वहाँ पे ठाकुर देव आदिवासियों का जो दैवत है वो वहाँ पे विराजमान है। वहाँ पे हर साल जनवरी के पहला वीक में वहाँ पे बड़ा जत्रा होता है, वहाँ बड़ा एक मेला करते हैं लोग वहाँ पे। तो वो ठाकुर देव भी उनका जो भगवान है, उनका जो आद्य दैवत है, वो वहाँ से मतलब वो खदान होने से वो पूरा अफेक्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए भी दूसरी बात लोग उसका विरोध कर रहे हैं। एक और बात ये है कि आदिवासियों के बहुत सारे स्वतंत्र के योगदान में बहुत सारे क्रांतिकारकों ने अपना योगदान दिया। तो अहिरी के जो ज़मींदारी क्षेत्र है, वहाँ के एक क्रांतिकारक थे वीर बाबूराव शेड़मा के। तो जो अंग्रेज़ों के साथ बहुत बड़ा लड़ाई किया उसने, और इंग्रज बहुत सारे अंग्रेज़ों को उन्होंने मार डाला उस समय। और भारत जो आज़ाद हुआ उसके लिए उसने बहुत बड़ा योगदान आदिवासियों की ओर से उन्होंने उस समय दिया। तो वो जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करते थे तो वो उसी सुरजागढ़ पहाड़ी में जाकर छुपते थे। तो वहाँ पे उनका वास है, वहाँ पे उनका अधिवास है। तो ये सब क्षेत्र जो सुरजागढ़ का पूरा पहाड़ी क्षेत्र, ये सुरजागढ़ का खदान होने से जो 248.9 हेक्टर ये जो ज़मीन है, वो पूरा पहाड़ी का क्षेत्र है। ये पूरा वो जो लॉयड्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी और त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी, इनको वो जो खदान कर रहे हैं, तो उससे ये पूरा पहाड़ी नष्ट हो जाएगा। इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और लोग एक बात है इसमें, इस खदान के वहाँ खुलने से वहाँ कितने गांव प्रभावित होंगे, कितने लोग विस्थापित हो सकते हैं? तो इसमें से तो डायरेक्ट सीधा सुरजागढ़ क्षेत्र के जो सुरजागढ़ पट्टी के 70 गांव है, 70 के आसपास जो गांव है वो पूरा प्रभावित हो जाएंगे उससे। वहाँ के लोगों के उस पहाड़ी के आसपास खेती है उनकी, तो वो पूरा खेती प्रभावित हो जाएगी। वहाँ के लोगों का विस्थापन हो जाएगा। और लोग जिस ज़मीन पर है, जहाँ से जिस पहाड़ी से वो लोग तेंदुपत्ता, बाँस, उनके हर्बल मेडिसिन्स कलेक्ट करते हैं, वो पूरा उससे वो उनको नहीं मिल पाएगा। और ये माड़िया, ये जो जनजाति है, पूरा हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी है। जंगल के फल फूल कंद जमा करके वो अपना जीवन उधर निर्वाह करते हैं। तो वो न मिलने के कारण ये पूरा गांव के लोग प्रभावित हो जाएंगे और उनका खेती ठीक ठाक नहीं होगा। उससे वो पूरा उनका खेती में वो वहाँ का पानी वो जो ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग से भी वो वहाँ के जो शांतिपूर्ण समाज है वहाँ पे माड़िया जनजाति है, उसमें शांति का भंग हो जाएगा। और वो पूरा अलग ही वहाँ पे महसूस करने लगे। वहाँ पशु नहीं रहेंगे, पंछी नहीं रहेंगे,
पेड़ नहीं रहेंगे तो उस समय आदिवासी कैसा महसूस कर सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि क्योंकि सुरजागढ़ ट्राइबल इलाका में है और वहाँ पे पूरा ये 5वीं अनुसूची लागू है, फिर ग्राम सभा की अनुमति के बगैर वहाँ पे खदान या कोई भी दूसरा चीज़ नहीं खोला जाता। वहाँ ग्राम सभाएं हुई थी क्या? तो ग्राम सभाएं हैं, मतलब महाराष्ट्र में जो पेशा कानून है 1996 जो सेंटर ने लागू किया, सेंटर में जो कानून बनाया, उसको 1996 में 94 में सभी स्टेट्स को बताया गया कि अपने अपने स्टेट में ये कानून को लागू करना है, तो अपने अपने स्टेट ने इस कानून का रूल्स बनाना चाहिए। कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट करना है, अमल बजावनी करना है उस कानून का, तो उसको नियम बनाना होता है। तो बहुत सारे स्टेट्स ने नियम नहीं बनाए, लेकिन 20 साल के बाद महाराष्ट्र शासन ने उसके नियम बनाए। 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने पेशा कानून के रूल्स बनाए और पेशा कानून को अमल किया महाराष्ट्र में। तो वो एटापल्ली पूरा तहसील, भामरागढ़ पूरा तहसील और बाकी भी कोरची, धानोरा, अहिरी का कुछ इलाका, ये सब जगह ये पूरा पेशा क्षेत्र में आता है। पूरे गांव पूरा पेशा में आता है। ये पूरा 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। और यहाँ पे ग्राम सभाएं मौजूद है। ग्राम सभा के अध्यक्ष है, ग्राम सभा के सचिव है। ग्राम सभाओं के तहत वहाँ पे तेंदू पत्ता कलेक्शन का काम होता है। ग्राम सभाओं के तहत वहाँ पे बांस की कटाई होती है। ग्राम सभाएं होती हैं वह नियमित रूप से। तो वो ग्राम सभा के सम्मति के बिना, ग्राम सभा को कंसल्ट न करते हुए, कंसेंट न लेते हुए वहाँ पे ये सब खदान का काम किया जा रहा है। तो खदान करने के पहले एक तो पब्लिक हियरिंग करना होता है। तो पब्लिक हियरिंग उन्होंने एटापल्ली तहसील में ही नहीं किया, उन्होंने 100 किलोमीटर दूरी पर एक अलापल्ली करके जगह है, वहाँ पे पब्लिक हियरिंग किया है, जो कि गैर कानूनी है। मतलब वहाँ के लोग जो उस पहाड़ी में जो खदान होने वाला है, वहाँ पे जो जंगल तोड़ा जाएगा, उससे जो गांव अफेक्ट होंगे, वो लोग ही वहाँ पे मौजूद न रह पाए उस पब्लिक हियरिंग में, उस जन सुनवाई में। तो उन्होंने जिसमें नॉन ट्राइबल क्षेत्र में वो पब्लिक हियरिंग किया, तो वो ये सब गैर कानूनी, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये इलीगल माइनिंग है, ये बेकायदेशीर खदान है। तो इसको तुरंत सरकार ने बंद करना चाहिए। तो इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अभी काम शुरू हो चुके हैं? अभी काम शुरू हो गया है। काम बहुत मतलब बीच बीच में कुछ साल पहले फिर से शुरू हुआ था। लोगों का जो विरोध है वो लगातार जारी है, इसलिए बीच में बंद रहा। लेकिन अभी फिर से उन्होंने शुरू किया। वहाँ पे रोज़गार के नाम पर उन्होंने वहीं स्थानिक जो पढ़े लिखे बच्चे उनको काम में लेना शुरू कर दिया। तो हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं कि इससे कुछ रोज़गार मिलने वाला नहीं है। अपने माड़िया आदिवासी समुदाय से, अपने आदिवासी समुदाय से कोई भी माइनिंग में इंजीनियर किया हुआ लड़का नहीं है। तो बाहर के ही सब लोगों को लाएंगे वहाँ पे काम के लिए, और वहाँ पे किसी को रोज़गार नहीं मिलने वाला है। वो रोज़गार का नाटक है। तो ये जो तेंदू पत्ता हो, वो बांस हो, वहाँ का अन्य जो वनोपज है, उसी से अपने को सस्टेनेबल जो रोज़गार मिलेगा वही रोज़गार है। उसी से लोगों को रोज़गार मिलेगा, मिलते आ रहा है। तो ये तो रही सुरजागढ़ की बात। आप लंबे समय से वहाँ के ट्राइबल संस्कृति और वहाँ की भाषा, इन सब चीज़ों पे भी काम करते हुए आए हैं। इस पे कुछ बताएंगे, वहाँ पे क्या स्थिति है? सभी क्षेत्र में, मतलब सिर्फ हम लोग भामरागढ़, अहेरी, गढ़चिरौली में ही काम करते इस तरह से नहीं। लेकिन मैं तो जब यूनाइटेड नेशन में या जिनेवा में इंडिया का, भारत का रिप्रेजेंट किया, तब भी मैंने ये मुद्दा उठाया था कि आदिवासी जो इस देश के आदिवासी है, तो उनको आदिवासी ही कहा नहीं जाता है, मूल निवासी कहा ही नहीं जाता। इंडिजिनस ये शब्द ही उनको नहीं लागू किया जाता। उनको शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूची, मतलब एक यादी में जो लिस्ट में जो ट्राइब्स है, जो लोग हैं, उन्हीं को उन्होंने शेड्यूल्ड कहा गया। उनको आदिवासी नहीं कहा गया। तो देश में भारत सरकार क्या रिपोर्ट देती है यूनाइटेड नेशन को, तो इंडिया में आदिवासी ही नहीं है, इंडिजिनस पीपल्स नहीं है, इस देश में मूल निवासी नहीं है। यही रिपोर्ट वो यूनाइटेड नेशन को देता आ रहा है। तो आदिवासियों को हर चारों ओर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। उनकी जो भाषा है, जो गोंडी भाषा है आदिवासियों की,
यहाँ के जो गोंड आदिवासी है उनकी जो गोंडी भाषा है उसको स्क्रिप्ट है। तो मैं मराठी में पढ़ाई किया, जिस भाषा को स्क्रिप्ट नहीं है। इस देश में मराठी से ज़्यादा ही गोंडी बोलने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में गोंडी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में गोंडी बोलते हैं, तेलंगाना में गोंडी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में गोंडी बोलते हैं, उड़ीसा में गोंडी बोलते हैं, महाराष्ट्र में गोंडी बोलते हैं, 6 राज्यों में गोंडी बोलते हैं लोग। तो जिस भाषा को लिपि है, जो लोग जिस देश में सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, उस भाषा को पढ़ाई में, शिक्षा में कोई भी व्यवस्था नहीं किया सरकार ने। तो हम लोग अन्य भाषाओं पर बात करने लगे। मैं जब आज हिंदी में बात करने लगा हूँ यहाँ पे, तो भाई गोंडी में बात नहीं करने, गोंडी में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, गोंडी की कोर्ट का जो भाषा है वो गोंडी में नहीं है। तो जो आदिवासी जो एक्सप्रेस कर पाता जिस भाषा में, वही उनके हाथ में नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अपने विचार नहीं रख पाता सीधा आसानी से। वो अपनी भाषा से सरल और सीधा रूप से अपने विचार रख सकता है। तो भाषा भी आदिवासियों के हाथ से छूटा जा रहा है। हम लोग हमेशा सोच रहे, देखते हैं कि शहर में अगर 2 आदिवासी मिले, 2 गोंड, 2 माड़िया मिले, तो वो मराठी में बात करते हैं। वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मिले तो हिंदी में बात करते हैं। वो आदिलाबाद में अगर 2 गोंड मिले तो वो तेलुगु में बात करते हैं। उड़ीसा में भी वैसा ही है। तो आदिवासियों की जो भाषा है वो उनके हाथ से जा रहा है, उस पर कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। तो आदिवासियों की भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने की बहुत आवश्यकता है। और आदिवासी की जो संस्कृति है, तो आदिवासी की संस्कृति भी नष्ट हो रहा है। तो गोटुल जो हमारे आदिवासी की प्राचीन संस्कृति है, प्राचीनतम एक यूनिवर्सिटी है, एक विद्यापीठ है, उसको हमारे महाराष्ट्र में या फिर सभी जगहों पर समाज मंदिर लगाते हैं उसको। तो मंदिर क्यों बोल रहे हैं, समाज मंदिर क्यों बोल रहे हैं, वही एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है। तो उसको गोटुली बोलने से क्या होता है? तो गोटुल बोलना चाहिए उसको। गोटुल क्यों नहीं बोल रहे हैं? समाज मंदिर करके उसको हिंदूकरण किया जा रहा है। अभी हम लोग सब सोचते हैं मेरा नाम लालसू है, तो मेरा ट्राइबल नेम है, माड़िया नाम है मेरा। तो अभी सब कोई किसी गांव में जाएंगे तो अभी जो नए लड़के जो शादी किए, उनको अगर लड़का या लड़की हुआ तो वो अपना नाम लालसू, रैनू, पूसू, इरपा, कोलू, मालू, इस तरह से नहीं रखेंगे। वो सभी नाम हिंदू संस्कृति के अनुसार रखे जाते हैं। तो मैं बहुत सारे अबूझमाड़ के गाँव में भी, जहाँ पे आश्रम स्कूल से ही वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे जाने के बाद पूछता हूँ कि 4-5 लड़कियों को बुला के अगर हम लोग उनको पूछेंगे आपका नाम क्या है, ऐसा पूछने के बाद वो लड़की बताते हैं मेरा नाम ऐश्वर्या है, मेरा नाम काजोल है, मेरा नाम करिश्मा है। तो आदिवासी किस दिशा में जा रहे हैं, तो ये आदिवासियों पर काम करने वाले लोगों को बहुत ही तकलीफ होता है। इस तरह का हमारा समाज को हम देख पाएंगे अगले, मतलब वो सही दिशा से नहीं जा रहे। तो अपनी संस्कृति को, अपने भाषा को वो भूल रहे हैं, जबकि आदिवासियों की खुद का इतिहास है। मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि आदिवासियों ने इस देश की आज़ादी को लाने के लिए बहुत सारे आदिवासी क्रांतिकारियों ने प्रयास किया, बहुत अपना जान बलिदान कर दिया। जबकि मैं जब पढ़ाई किया स्कूल में, तो एक भी आदिवासी का किताब मतलब अभ्यासक्रम में नहीं है, सिलेबस में एक भी आदिवासी का संघर्ष के बारे में कोई भी सिलेबस में नहीं है। तो मैं किसी और दूसरे के इतिहास पढ़ रहा हूँ, आदिवासी का इतिहास ही नहीं है। तो ये सब आदिवासी की भाषा हो, आदिवासी की संस्कृति हो, इतिहास हो, ये सब नष्ट हो रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे अभी कई सारे राज्यों में ये भी हो रहा है कि जो मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, उनके लिए अलग से एक धर्म कोड हो। अच्छा, तो उस तरह से भी बात कर रहे हैं कि मेरा धर्म हिंदू लिखा है। मैं जब कोई आदिवासी बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो उसका धर्म हिंदू ही लिखते हैं। मतलब किसी को पूछते नहीं, कोई मास्टर, कोई टीचर किसी से उस लड़के को भी नहीं पूछते, उसके पेरेंट्स को भी नहीं पूछते, लेकिन वो आदिवासी है ही तो हिंदू ही लिखते हैं। तो जब मुझे ये सब पता चला कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मेरा शादी हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं हुआ है, मेरा खान पान हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं है, मेरा पूरा जीवन जो लाइफस्टाइल है वो हिंदू धर्म के अनुसार नहीं है, तो मेरा अलग धर्म है, अलग मतलब मैं तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे कि आप अगर हिंदू नहीं है तो आप कौन है? तो मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं है तो मैं कुछ दूसरा भी हो सकता हूँ, उसको हम लोग ढूंढेंगे, लेकिन कोई धर्म न होना ये भी अच्छी बात है ना।
आज धर्म के लिए लड़ाई हो रही है इस पूरा दुनिया में, इस देश में अलग अलग जगहों पर पूरा धर्म को लेकर संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो धर्म न होना आदिवासियों के लिए, वो पेड़ को पूजते हैं, वो पानी को पूजते हैं, वो पहाड़ को पूजते हैं, वो नदी को पूजते हैं। तो उस धर्म उसके बारे में किस तरह से हम लोग सोचना, वो सभी आदिवासी अलग अलग क्षेत्र के इस देश के आदिवासी एक जगह पर आकर उस पर सोचने की आवश्यकता है। उस तरह से अगर अलग धर्म कोड करते हैं तो वो सर्वसमावेशक रूप से अगर रहेगा तो वो सभी को वहाँ पे हम लोग समाविष्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर विचार रख पाएंगे। और उस तरह से हम लोग अगर उस तरह से अलग धर्म कोड होता है, निसर्ग धर्म भी कुछ लोग बोल रहे हैं, अलग अलग धर्म की भी बात हो रही है, तो उस तरह से अलग धर्म होता है तो लोगों इस देश के आदिवासियों को एक न्याय देने की ओर की एक पहल होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो और एक चीज़ है, गढ़चिरौली में जैसे कि वहाँ सैन्यकरण को लेकर भी बहुत विरोध हो रहा है। नए पुलिस कैंपों को या फिर पुलिस कैंप के आसपास रहने वाले लोग इनका विरोध कर रहे हैं। इस पे आप थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। तो आदिवासी क्षेत्र में जो 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, बहुत सारे बस्तर में हो, गढ़चिरौली में हो, भामरागढ़, एटापल्ली, जहाँ पे पूरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और जहाँ पे ग्राम सभा, पेशा, वन अधिकार कानून लागू है, मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। लोग अपने अपने इस कानून के माध्यम से एक अपने नया जीवन की ओर जा रहे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होने की बात कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी। तो उसी समय यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन लाने का भी सरकार का एक प्रयास हो रहा है। तो जहाँ जहाँ इस तरह से आदिवासी लोग हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशंस बहुत सारे, 3 किलोमीटर के दायरे पर एक पुलिस स्टेशन, 5 किलोमीटर के दायरे पर एक पुलिस स्टेशन, पहाड़ी पर पुलिस स्टेशन, जहाँ पे कोई भी मनुष्य बस्ती नहीं है वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन किए गए हैं। तो पुलिस का मुख्य काम क्या है? व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने का काम पुलिस का है। तो ये सुरक्षा प्रदान करने का काम पुलिस का है। मैं बहुत दिनों से इस पर अध्ययन और बात भी रख रहा हूँ कि वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा ही नहीं दे रहे, तो उससे लोग डर रहे हैं। तो पुलिस का अभी भी वो जो रवैया है, वो हमारे घर में, मेरे घर में अगर पुलिस कोई पुलिस आता है, पुलिस आके खड़ा होता है तो अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, एक पुलिस आया मेरा घर में, ऐसा अपन नहीं बोलते हैं, अपन डर जाते हैं। पुलिस को देखने के बाद यहाँ के आदिवासी सब डर रहे हैं। तो आदिवासी जब जंगल में घूमते हैं, मतलब जंगल पर निर्भर है ये समुदाय, तो जंगल पर तेंदुपत्ता हो, बांस की कटाई हो, वहाँ के फल हो, फूल हो, पत्ता हो, लकड़ा हो, ये सब जमा करने के लिए महिलाएं जंगल में जाते हैं और पुलिस भी जंगल में घूमते रहते हैं। तो उनको देखकर महिलाएं भाग के आती हैं। बहुत बार ये पूरा दंडकारण्य क्षेत्र में नक्सलिज्म का एक बड़ा प्रभाव है, तो नक्सलवादियों का वहाँ पे मौजूदगी भी है। तो उससे नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए या फिर उनको मारने के लिए पुलिस जंगल में घूमते हैं। तो उनको न मारते हुए, नक्सलवादियों को न मारते हुए बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के जो स्थानिक गांव के जो लोग हैं उनको मार दिया गया है। इसलिए मैं हमेशा ये कहने आ रहा हूँ कि इस देश में आदिवासी जितने अंग्रेज़ों के समय में जितने आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने नहीं मारा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा इस देश के पुलिस ने यहाँ के आदिवासियों को मारा है। यहाँ के आदिवासियों के जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उन पर बलात्कार किया गया। आप सोच सकते हैं बस्तर के सलवाजुड़ुम में क्या हाल हो गया। तो आदिवासी अगर दो लोग झगड़ा करते हैं, सलवाजुड़ुम से आपके परिवार से भी कई लोग इफेक्ट हुए? बहुत सारे लोग। जो मेरी माँ बस्तर की है, मेरी माँ छत्तीसगढ़ की है, बीजापुर जिले के जो बस जहाँ पे सलवाजुड़ुम का पूरा उद्रेक हुआ, वहाँ पे इड़कापल्ली करके एक गाँव है, करकेली गाँव है, उस गाँव के इड़कापल्ली की मेरी माँ है। तो बहुत सारे लोग सलवाजुड़ुम के समय प्रभावित होकर महाराष्ट्र में भाग के आए हैं, तेलंगाना में भाग गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हमला होता ना, जानवरों पर कोई शिकार करता है, हमला होता है, तो माँ को पता नहीं चलता, मतलब जो जानवर है उसके जो माँ है उसको पता नहीं चलता, वो दूसरी ओर भाग जाती है, बच्चे दूसरे ओर भाग जाते हैं। तो इस तरह वहाँ के लोग, मेरा लड़का कहाँ गए मालूम नहीं, ऐसे कहने वाले भामरागढ़ में, मैं जहाँ पे रहता हूँ गढ़चिरौली ज़िला में, भामरागढ़ तहसील में, वहाँ पे मिले मुझे कि मेरा लड़का, दो लड़के थे, एक लड़का मेरे साथ है लेकिन एक लड़का मेरे को मालूम नहीं आज कहाँ है। तो वो कहीं
छत्तीसगढ़ में कहीं भाग गया है और अभी तक उनको मिला नहीं है। तो वो इधर उधर पूरा तितर बितर हो गए, भाग गए, एक कहाँ गया दूसरा कहाँ रहता है यही मालूम नहीं। तो इस तरह से ये पुलिस के वजह से, ये पूरा सलवा जुड़ूम की वजह से इस तरह से हुआ। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा था कि जो पुलिस का है, तो आदिवासियों में उनका जो झगड़ा हो, उनका जो कन्फ्लिक्ट हो, उनका जो वाद है, वो मिटाने के लिए गोटुल है। गोटुल में वो मिटाते, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया तो वो गोटुल में जाके उसको सुलझाते हैं। पुलिस की आवश्यकता नहीं, वहाँ पे चोर नहीं करते, चोरी नहीं करता कोई, वहाँ पे बलात्कार नहीं होता। इस आदिवासी समुदाय की एक बहुत बड़ी उनसे ये पूरा दुनिया सीखने की आवश्यकता है इस चीज़ से कि वहाँ पे बलात्कार नहीं करता है, वहाँ पे चोरी नहीं करता, वहाँ पे झगड़ा नहीं होता है। तो अगर झगड़ा हो भी गया, छोटा मोटा मतभेद हो गया, तो गोटुल में आके वो अपने बात को सुलझाते हैं। तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं जब से इलेक्शन किया तो बहुत सारे केसेस लगाए, आंदोलन के जो केसेस लगे हैं मेरे ऊपर, कुछ फर्जी केसेस लगाए हैं पुलिस ने। एक तो ये है, आप सबको मालूम है, इस देश को भी मालूम है, जो पेगासस का जो निगरानी है, पेगासस का जो लिस्ट है, उसमें मेरा नाम है। मैं तो एक देहात में, गांव में, जंगल में, माड़ के नीचे रहने वाला गांव का इंसान हूँ। गांव के लोगों के साथ काम करता हूँ। मैं भले ही शहर में पढ़ाई किया हो, पुणे जैसा शहर में मेरा पढ़ाई हो गया है, मैं फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई किया, मैं ILS लॉ कॉलेज से पढ़ाई किया, लेकिन फिर से पढ़ाई होने के बाद मेरे गांव में आकर मैं लोगों को समझाने लगा, लोगों के बीच काम करने लगा, लोगों के बीच जाकर कानून के बारे में बताने लगा। वन अधिकार कानून हो, पैसा कानून हो, और बाकी भी कानून है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैसे जो कानून है, उस कानून पर हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे हैबिटेट राइट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हैबिटेट राइट ये एक ऐसा राइट है जो ऑलरेडी, मतलब वन अधिकार कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है, ऐसा मुझे लगता है। तो वन अधिकार कानून में देश के जो सरकार है उसने मान्य किया है, इस देश के आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, इस देश के आदिवासियों पर अन्याय हुआ है, ये मान्य किया गया है। नहीं तो सरकार कभी इस देश के इस वर्ग पर अन्याय हुआ है ये नहीं बताती। तो वन अधिकार कानून में इस देश के आदिवासियों पर ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, तो ये ऐतिहासिक अन्याय दूर करने के लिए हम लोग ये कानून ला रहे हैं। आदिवासी वो अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा 2006 में लाया गया, तो ये कानून लाया है। तो ये कानून में सेक्शन 3(1)(e) में हैबिटेट राइट बताया गया है, परिसर हक जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं। तो हैबिटेट राइट है, तो जहाँ जहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स है, मुरिया जनजाति हो, माड़िया जनजाति हो, कोलामों के बारसा हैबिटेट है, हमारे भामरागढ़ मतलब माड़ियाओं का पट्टी ये हैबिटेट है। भामरागढ़ पट्टी के 1 से 9 गाँव है, सुरजागढ़ पट्टी के 70 गाँव है, वेनारा पट्टी है, तोड़सा पट्टी है, अहेरी पट्टी है, पेरमिली पट्टी है। ये पट्टी है, पट्टी मतलब एक गाँवों का समुदाय, आदिवासी समुदाय, आदिवासी व्यक्ति। छत्तीसगढ़ में परगना बोलते हैं माड़ में। तो उसी तरह से ये परगनाओं का पट्टा मिलना चाहिए, पट्टी का पट्टा मिलना चाहिए, बारसा कोलाम जनजाति का बारसा का पट्टा मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस कानून में कहा गया है। और जो ऑलरेडी ये कानून में एक और मज़ेदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस कानून में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इस कानून में जो ऑलरेडी अपने पास है, पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली जो एग्जिस्ट है, उसी को हम लोग मान्यता देने का है। जो पट्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो पट्टी ऑलरेडी अस्तित्व में है, उसी को हम लोग ये भामरागढ़ पट्टी का पट्टा है। तो उससे क्या होगा कि अगर बिना गुंडा का व्यक्ति मेरे यहाँ पे आता है बेजूर में काम करने के मतलब कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, तो उसको आ सकता है वो। तो पुलिस नहीं पूछ सकती कि तू इधर क्यों आया, उस गांव से इधर क्यों आया। पुलिस तो बाहर से आई है, उसको यहाँ की पारंपरिक संरचना जो है, यहाँ की सामाजिक संरचना जो है, उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। यहाँ के गोटुल के बारे में मालूम नहीं, यहाँ पे शादी त्योहारों के बारे में भी मालूम नहीं, पट्टी के बारे में भी मालूम नहीं, यहाँ कुछ भी मालूम नहीं उनको। तो ये लोग इधर से वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो ये उनके पारंपरिक जो अधिकार है, जो उनके पंडुम है, ये उनके उत्सव है, उनके त्यौहार है, वो परफॉर्म करने के लिए वो इधर से उधर जा रहे हैं और वो वहाँ पे करते आ रहे हैं पारंपरिक रूप से। तो ये इस तरह से अगर मिले तो इस तरह से मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आह्वान कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और इस माध्यम से भी, कि ये पट्टी का पट्टा मिलाने के लिए हम लोग सरकार के पास जाए और सरकार को लिख दे कि इसका एक
इसका प्रारूप तैयार किया जाए और इसको सरकारी पातळी पर जो कलेक्टर बैठा है वो प्रोएक्टिवली ये सब पट्टी के पट्टा जैसा जो हैबिटेट्स है उसको मान्य करने की प्रक्रिया में लगे रहे। अच्छा, तो आप अभी बताए कि आपको आपका नाम भी पेगासस की लिस्ट में आया है, तो आप पे क्यों निगरानी की जा रही होगी? तो उनको ये समझता ना पढ़े, एक तो मुझे ये समझ में आता है आया है इस सब भी काम करते समय और लोगों के बीच में रहते समय, जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता ना वो शहर में जाता है, शहर में जाके काम करता है, नौकरी करता है, तो फिर से गांव में नहीं आता है। गांव में आया तो ऐसे एक दो दिन में आके फिर चला जाता है, लेकिन नौकरी वो शहर में ही करता है। तो मैं शहर में पढ़ाई करने के बाद उल्टा किया यहाँ इस सिस्टम में, पढ़ाई शहर में किया और शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव में आया, तो गांव में आके गांव से भी अंदर के गांव में जाके वहाँ पे काम करने लगा, जिस समुदाय में जहाँ पे आवश्यकता है, जहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है वहाँ पे कोई अभी तक काम नहीं किया। बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं काम, मतलब वहाँ के लोगों को समझते हैं, ऐसा समुदाय है वो। तो मुझे माड़िया अच्छा बात करना आता है, तो हिंदी से भी मराठी से भी कोई भी भाषा से मैं माड़िया अच्छा बात करता हूँ। माड़ियाओं की रीति रिवाज मुझे मालूम है, माड़ियाओं के त्यौहार मालूम है, माड़ियाओं के पट्टी मालूम है, माड़ियाओं के लोग मालूम है, माड़ियाओं को लोगों को मैं जानता हूँ उसको क्या चाहिए। तो मैं बेहतर ये समझा कि फिर से जाके हम लोग क्यों ना अपने समाज के भीतर जाके काम करें, जो भी हो वहाँ पे जिस तरह की भी परिस्थिति हो, लेकिन वहाँ पे जाके उन लोगों के बीच रहकर काम करें। तो काम करते करते लोगों को फिर हम लोग कानून के बारे में बताने लगे, अधिकारों के बारे में बताने लगे। तो जो पुलिस जो लोग हैं ना, लोगों को जो ये होता है अधिकार के बारे में नहीं बताना चाहिए कोई भी, तो वो जैसा है वैसे ही रहना चाहिए। सरकार को इसका डर होता है बहुत बार। हम लोग अभी ट्रेनिंग लिया एक जगह पे, महाराष्ट्र में है, गढ़चिरौली के पास एक आरमोरी जगह है, वहाँ पे गांव गणराज्य परिषद जो बीडी शर्मा ने जो स्थापन किया, जो कंसेप्ट था उनका कि गांव गणराज्य परिषद का, तो उसी गांव गणराज्य परिषद के माध्यम से हम लोगों ने एटापल्ली और भामरागढ़ तहसील के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे गांव में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, ग्राम सभाओं के अध्यक्ष सचिव कार्यकर्ता, उनका एक ट्रेनिंग लिया 2-3 दिन का कि वन अधिकार कानून क्या है, पेशा कानून क्या है, हैबिटेट राइट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य क्या है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लाया गया है, वगैरह वगैरह, और उद्योग कैसा करना है, ये सब हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया। तो बहुत सारे लोगों को दुखने लगा, अच्छा नहीं लगा, अरे ये लोग तो अधिकार के बारे में बताने लगे, अधिकार कानून के बारे में कानून के अगर कोई किसी व्यक्ति को मालूम हो गया, वो कानून में चलने लगता है, वो प्रश्न पूछता है, वो सवाल पैदा करता है। तो हमारे ये जो सब ये जो ट्रेनिंग सेंटर था, मतलब ट्रेनिंग का प्रोग्राम था, उसी पर ही उन्होंने, तुम वहाँ पे गए थे वो ट्रेनिंग पे, मतलब वो इस तरह का वहाँ पे क्यों गए, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पत्र भेजे पुलिस ने। वो जो हेडरी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एसडी पे भेजता है, उसने एक कार्यकर्ता को पत्र दिया, आप आरमोरी के ट्रेनिंग में गए थे, वो ट्रेनिंग के में क्यों गए थे, आप सुरजागढ़ को विरोध करने किए, सुरजागढ़ को विरोध क्यों किए, मतलब विरोध करने का तो अधिकार हर व्यक्ति को है, राइट टू प्रोटेस्ट। मैं अगर विरोध नहीं करूँगा तो मैं आदमी करके मेरा जीवन जीने का कोई मकसद या फिर कोई सवाल ही फायदा नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है। तो पुलिस लोग अब विरोध क्यों कर रहे, मुझे चाहिए तो मैं बोलूँगा ना, मुझे रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, ये मैं बताऊँगा। तो आप जानबूझकर ही पहले से ही अब सब करते आ रहे। तो इस तरह से ये अगर कानून मालूम होगा किसी व्यक्ति को तो लोग डर रहे, तो इसके वजह से ही उन्होंने इस तरह से, ये क्या करता है उस जंगलों में क्यों रहता है, क्योंकि मैं वहीं का हूँ पैदाशी, तो वो उस तरह से उनको कुछ लगा होगा, इस तरह से कुछ तकलीफ भी होता होगा। हम लोग थोड़ा सा ये हिंदूकरण हो, सरकार पर थोड़ा सा सवाल भी उठाते हैं, और ये सब इस तरह से वहाँ पे प्रभावी रूप से जहाँ पे कोई अभी तक काम नहीं कर पाया, तो वहीं पे रह के, वहीं पे लोगों के बीच में सोकर, लोगों के बीच में रहकर हम लोग काम करने लगे हैं। तो इसलिए उनको, सरकार को थोड़ा सा तकलीफ तो ज़रूर पहुंचता होगा कि ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और गढ़चिरौली में कहाँ कहाँ पे खदानों का प्रस्ताव है और कहाँ कहाँ लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं? तो गढ़चिरौली जिला में पूरा 25 जगहों पर खदान करने का प्रस्ताव किया गया है। तो जो सुरजागढ़ ऑलरेडी चालू किया उन्होंने, जो
एटापल्ली तहसील में आता है। तो दमकुंडाबाई है, आगरी मसेली है, झंडेपार में भी जो कोरची तहसील में आता है वहाँ पे भी काम करने का मतलब प्रस्तावित है वो भी जगह। तो बहुत सारी जगहों पर जो जंगल है, जहाँ मैं तो हमेशा ये कहते आया हूँ कि जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ वहाँ जंगल है, और वहाँ वहाँ पे उनको खदान करना है। मतलब जंगल है मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ मिनरल्स है, कुछ ना कुछ वहाँ पे संपत्ति है। तो इस संपत्ति को लूटने के लिए ये सब प्रयास होते जा रहे हैं, जबकि आदिवासियों की उसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। मैं कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि मुंबई के आसपास जो आदिवासी रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उससे ज़्यादा श्रीमंत, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा सुखी जिसको हम लोग कहेंगे, तो वो भामरागढ़ के आदिवासी, मतलब जो मुंबई से बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर पर जो आदिवासी हैं वो है वहाँ पे, क्योंकि वो जंगल पर निर्भर करते हैं। वो उनको लिए मतलब वो उसको अगर हम लोग कहें जाके कह रहे तू बहुत गरीब है ऐसा बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो उस मतलब मुंबई के आसपास के, शहर के आसपास के आदिवासियों का जितना एक गांव का जगह जितना है, उतने यहाँ के, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ पे एक घर का जगह उतना जगह का होता है। तो वो बहुत ही रॉयल जीवन जीता है। तो बहुत सारी जगहों पर खदान करके सब जो व्यवस्था है आदिवासियों की, जो प्रथा परंपरा संस्कृति हो, उनकी जल जंगल ज़मीन हो, ये सब नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात हमेशा में हम लोग देख रहे हैं, जो खदान को विरोध कर रहे हैं, जो ये संपत्ति को लूट के लेके जाने की जो प्रक्रिया सरकार कर रही है, उसको जो विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर केसेस कर रहे हैं। तो बाकी कुछ नहीं हो रहा है इस देश में, जो क्योंकि अब हम सब लोग जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेस ज़्यादा हो, वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो वो ताकतवर किसी मल्टीनेशनल कंपनी को करने के लिए, उसको बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए उसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी को होता है। तो वो सब लूट के लेके जाएंगे तो हमारे पास पैसा रहेगा, और यहाँ के स्थानिक लोग अगर उसको विरोध करेंगे तो उसके ऊपर केसेस करते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे गढ़चिरौली जिला में सबसे ज़्यादा यूएपीए के केसेस भामरागढ़ जो तहसील है, एक 100 गाँव, 100 के आसपास जो गांव है, वहाँ के आदिवासियों के ऊपर यूएपीए जैसे केसेस किए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाला है। वो 110 जैसा जो प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर जो सेक्शन है, वो 110 जैसा लगा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं। तो बहुत लोग ये वहाँ पे परेशान हैं। मैं ये भी आगे कहना, मतलब इस तरह से जितना आदिवासियों को मारा है यहाँ के सिस्टम ने, उससे उसी तरह से यहाँ के बहुत सारे आदिवासियों को जेलों में भी डाला गया है। तब अगर कांकेर के जेल में जाके देखेंगे, जगदलपुर के जेल में जाके देखेंगे, दंतेवाड़ा के जेल में जाके देखेंगे, चंद्रपुर के जेल में जाके देखेंगे, नागपुर के सेंट्रल जेल में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं इस जेलों में? तो यहाँ के क्षेत्र के आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा जेलों में। तो ये बहुत चिंतनीय बात है। जो निरागस आदिवासी है, जो इनोसेंट आदिवासी है, उसको जेलों में डाला जा रहा है। जो बात करता है थोड़ा थोड़ा, जो लिखना चाहता है, जो बात करना चाहता है, जो विरोध करना चाहता है नैसर्गिक रूप से, हमको ये नहीं चाहिए करके, खदान नहीं चाहिए करके जो विरोध करता है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो हमारे साथ में एक यूएपीए के तहत एक महेश राउत, जो जिसके साथ हम लोग काम किए हैं, उसको भी जेल में डाल दिया गया। 4 साल से जेल में है। तो हमारे साथ ग्राम सभा, पेशा कानून, वनाधिकार कानून, लोगों में समझ बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। कुछ भी खराब नहीं काम करता था। हम लोग तो उसी के साथ में घूमते थे। तो उसको यूएपीए के तहत उसको भी जेल में डाल दिया गया। तो आज भी वो जेल में है। तो वो जो बात करते हैं, जो लोग इस तरह से खदान को जो विरोध करते हैं, तो ये नैसर्गिक संसाधन हमारे पास होना चाहिए, इसका संरक्षण एवं संवर्धन होना चाहिए, ये जो बात करते हैं, ऐसे जितने भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस लगे हुए हैं। और वो मतलब हम सभी यहाँ के आदिवासी निरंतर रूप से वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। सुरजागढ़ को बचाने के लिए संघर्ष हो रहे हैं, अपनी भाषा को बचाने के लिए संघर्ष हो रहे हैं, संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे संघर्ष हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे हो रहे हैं। और जो लोग हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं कि
लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। सिलगेर का आंदोलन जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी एक दिन का मोर्चा नहीं ले रहे लोग अब जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक लोग उस मांग को लेकर बैठ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आंदोलन करने का एक तरीका लोगों ने अपने आप में ढूंढ लिया और मुझे तो आश्चर्य लगा कि लोग इस तरह से लेकिन इस पे भी कहा जा रहा है कि अभी जो माओइस्ट प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे जो भी संघर्ष हो रहे हैं, जो भी आदिवासी वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, वो माओवादियों के भड़काने पे किया जा रहा है, ऐसा प्रशासन का कहना है। प्रशासन या पुलिस ऐसा भी कह रही है। नहीं, अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ 1 साल, वो क्या माओवादी ने बताया हुआ आंदोलन है क्या? दिल्ली में जो आंदोलन हो गया है, जो किसानों का आंदोलन हुआ है, तो वो आंदोलन को देखते हुए हम लोगों ने हर जगहों पर, इस देश में बहुत सारे जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आदर्श है वो जो सिचुएशन दिल्ली में जो किसानों का जो आंदोलन हुआ है, उसी आंदोलन को देखते हुए हम लोगों ने सुरजागढ़ में भी बैठे थे। सुरजागढ़ में भी उस क्षेत्र के आदिवासी लोग एक जगह पे आकर रास्ते में बैठे थे, लेकिन वहाँ के पुलिस ने रात को दिन उजाड़ने के पहले ही आके सबको पकड़ के गाड़ियों में डाल के उन्होंने लेके गए। तो वो उसको इस आंदोलन को नेस्तनाबूद करने का प्रयास पुलिस तो कर रही है, लेकिन लोग अब वहाँ पे प्रयास, लोगों की ओर से तो प्रयास हो रहे, सिलगेर हो, विच्छा घाट हो, विच्छा घाट, ये गढ़चिरौली और बस्तर के बाद, तो वो तो डेमोक्रेटिकली वो मुद्दे रेज कर रहे हैं। लोग इस देश के संविधान को मान रहे हैं, तो सिस्टम ने ये तो एक समझना चाहिए, जो भी बताया हो मतलब इस तरह से कर सकते हैं लोग। अगर मांगने के लिए कोई आंदोलन करता है, हड़ताल करता है, तो वो तो संविधानिक मार्ग से, तो वो तो किसी भी दूसरा मार्ग अपनाता था, बंदूक का मार्ग अपनाता था वो, अगर वो चाहिए तो। लेकिन वो न करते हुए वहाँ के लोग संवैधानिक रूप से, डेमोक्रेटिक पद्धति से वो एक जगह पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इस देश में संविधान है, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक रूप से अपनी मांग को मांगने के लिए लोग रास्ते पर आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस देश में हो रही है। तो वो मतलब उनको समझ में नहीं आता। मतलब अगर मेरे घर में अगर कोई जाके, मेरा लड़का अगर जाके चोरी करता है, तो मुझे पहचानने वाले लोग मुझे क्या बोलते हैं, अपने ही बताइए उसको चोरी करने के लिए बोलते हैं ना, उस तरह से वो होता है। तो लोग जंगलों में जो लोग रहते हैं, अबूझमाड़ में जो लोग हैं, बस्तर में जो लोग हैं, गढ़चिरौली में जो लोग हैं, वो किसान आंदोलन को देखते हुए, किसान आंदोलन ने जिस तरह से अपना आंदोलन जारी रखा इतने महीने बाद भी, मतलब ये सब किया है आंदोलन, और अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपनी जो बात रखने के लिए जो उनको चाहिए था, तो वो बात रखने के लिए इस तरह का आंदोलन किया। तो उस तरह से यहाँ के लोगों ने भी, हमें खदान नहीं चाहिए, तो ये अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। मैं इस माध्यम से देश के सभी जनताओं को, देश के सभी बुद्धिजीवियों को, देश के सभी विद्यार्थी, हमारे श्रमजीवी कार्यकर्ता, सभी देश के जनता से अपील करता हूँ कि हम लोग जो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वहाँ की जनता जो प्रयास कर रही है, वहाँ पे अपनी मांग को रख रहे हैं, मतलब संवैधानिक रूप से अपनी मांग मान्य करने के लिए वो मोर्चा कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह के आंदोलन जो संवैधानिक रूप से जो आंदोलन हो रहे, उस आंदोलन को समर्थन बुद्धिजीवी लोगों ने आकर समर्थन देना चाहिए, और उनको समर्थन देते हुए उनको सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको ज़्यादा कुछ मतलब लिखना नहीं है, मतलब जमता नहीं है। आदिवासी समाज, आदिवासी व्यक्ति को आप नाच के दिखाओ बोलने से वो नाच के दिखाएगा, लेकिन लिख के दिखाओ बोलने से वो लिख नहीं पाता। तो इसलिए जो उससे जो लगता है, उसको जो चाहिए, वो अगर लिख के मांगता है कोई सरकार, तो वो लिखने में मदद करे, उसको बात करने के लिए थोड़ा सा वो उसको क्या चाहिए, वो मुद्दा को वो शहरों में रेज करें, शहरों में बताएं। शहर में जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो राजनीतिक जो लोग हैं, उनको बताने के लिए जो मदद करें इस तरह के कामों में, वहाँ पे बहुत मदद की आवश्यकता है। ये सब आंदोलनों में, मैं सभी आंदोलनों के तरफ से मैं अपील करता हूँ कि जनता को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, शहरों में जो लोग बैठे हैं, उन लोग ये सब आंदोलन देश में चल रहे हैं, जो मुख्य रूप से
बस्तर में हो, गढ़चिरौली में हो, और ये जो सेंट्रल इंडिया में जितने आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन को समर्थन देकर वहाँ के जनता को मदद करे और उन्हें न्याय मिलाने में योगदान दे और उनको समर्थन दे, यही मैं विनती करता हूँ। जय सेवा। जय सेवा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।